एक कोशिश ये है, सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश ये है, सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन ये सिलेक्शन की आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी, लेकिन ये सिलेक्शन की आग जलनी चाहिए। हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में, शायद अभी तक के मेरे करियर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सेशन में भी कह सकते। स्वागत है आप लोगों का, दिल से स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले। आगे जाने से पहले दो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पजल्स पहले से आते और उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग सकता है यार ये तो बहुत बेसिक चीजें है, इतना बेसिक तो मेरे को सुनना ही नहीं, मैं ये सेशन छोड़ देता हूं, जाता हूं, बहुत बेसिक बताया है इसमें। आप में से जिन लोगों को पजल के बारे में पहले से पता है उनको 100% ये लगेगा, 100% लगेगा। बस आप लोगों से एक चीज कहनी है, जहां पे भी आपको लगे ना यार ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, वहां पर आप स्पीड बढ़ा के देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। हाँ, 1x की जगह 1.2.5x, 1.5x, 1.75x या 2x, जिस स्पीड के साथ आप कंफर्टेबल हो उस स्पीड के साथ देखो। क्यों? क्योंकि इस सेशन में मैंने वही कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में किस लैंग्वेज के साथ आपके सामने फेंका जाता है और मेंस में किस तरीके से उसी कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज में घुमाकर आपको फेंक के मारा जाता है, ये चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस। एंड जितना डिटेल में इस सेशन में मैंने चीजों को डिस्कस किया है, अभी तक शायद किसी ने भी किसी भी उनके पेड बैचेस में भी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया होगा। तो इतना डिटेल में डिस्कशन शायद जहां तक मैं जानता हूं इस सेशन के अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलने। तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। जहां पर आपको लगेगा कि बहुत मतलब टाइम पास हो रहा है, वहां पे फास्ट फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आपके काम की चीजें नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड करो। इस सेशन में हर किसी के जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो अपने आप को पजल्स में बेहतर करने की सोच रहा है, फिर चाहे वो प्रीलिम्स का लेवल हो या मेंस का, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस मैंने कवर करी है वो प्रीलिम्स के हिसाब से भी है और मेंस के हिसाब से भी है। प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में कैसे लैंग्वेज आपको दी जाएगी और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की। प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। तो अगर आप पजल में किसी भी लेवल पर अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस सेशन में आपके लिए कुछ ना कुछ है। बस उसके लिए आपको पूरे सेशन से गो थ्रू करना पड़ेगा, और जो फ्रेशर है उसके लिए तो ये फिर साक्षात वरदान से कम कुछ भी नहीं है। किसी भी फ्रेशर के लिए ये सेशन साक्षात वरदान से कम कुछ नहीं है। फ्रेशर को तो ये पूरा का पूरा देखना ही देखना है। इस सेशन के लिंक अपने पास सेव करके रखना है ना, और सेव करके रख दोगे तो फिर जब भी जैसे भी चाहो आप इसको रिवाइज कर सकते। आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैंने नीचे पिंड कमेंट में टाइम स्टैंप दे रखे हैं कि इस टाइम पर मैंने प्री डिस्कस किया है, ये टॉपिक का प्री है, इस टाइम पर इस टॉपिक का मेंस है, एंड सो ऑन। तो सारे के सारे टाइम स्टैंप्स नीचे मैंने आपको दे रखे हैं, वो टाइम स्टैंप देख लेना ताकि आप इस सेशन को थोड़ा सा इफेक्टिवली देख पाओ। ठीक, अब थोड़ी सी एक दो चीजें मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है। जिन लोगों को वो बात सुननी है वो लोग यहां से आगे कंटिन्यू करना, जिन लोगों को वो बात नहीं सुननी, सीधा कंटेंट पे जाना है। पिंड कमेंट में आपको टाइम स्टैंप मिल जाएगा जहां से एक्चुअल कंटेंट का डिस्कशन शुरू हुआ है, वहां से आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो यार सबसे पहले है ना, ये 251 रूल्स का आइडिया कहां से आया? आप ही लोगों के साथ बहुत सारी जब बातें होती है तो बहुत सारे लोग कंडीशन में मतलब समझने में ही उनको नहीं आता यार ये कंडीशन कहना क्या चाह रही, तो उनका अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए ये 251 रूल्स मैंने डिजाइन करे। सबसे पहले जब ये सेशन बनाने के लिए बैठा तो सोचा था 101 रूल बनाऊंगा और ये सेशन कंप्लीट कर दूंगा, बट जब 101 रूल बनाने बैठा तो समझ में आया साला 2 ही चैप्टर में 101 रूल खत्म हो गए। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, 2 चैप्टर में 101 रूल खत्म। मैंने कहा ओ तेरी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है 151 करते हैं। 151 रूल कर लिए, फिर भी कुछ चैप्टर बच गए, फिर 201 कर लिए, फिर भी कुछ चैप्टर बच गए, फिर 251 कर दिए। अब 251 से भी ज्यादा रूल्स है एक्चुअली ये, है ना, बट
जितने भी चीज़ें, जितनी भी वैरायटी एग्जामिनर पेपर सेटर बना सकता है वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है ना। सेशन को एंजॉय। आप में से जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, छोटा सा परिचय उनको मेरे बारे में देना चाहूंगा। ये इंसान, ये इंसान और ये इंसान देखकर एक ही नहीं लग रहा होगा, पर ये एक ही इंसान की तस्वीरें हैं। ये दोनों मैं ही हूं। ये प्रिपरेशन के दिनों का मैं हूं। अगस्त 2017 दिल्ली मुखर्जी नगर की गलियों में भटक रहा था बैंकिंग की तैयारी करते हुए, दर बदर ठोकरे खाते हुए। और ये मैं हूं दिसंबर 2017 इंटरव्यू के दिन की फोटो। मेरे जिंदगी में पहला एग्जामिनेशन आरआरबीपीओ का प्रीलिम्स दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। आरआरबीपीओ का मेंस दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। इंटरव्यू दिया दिसंबर में 2017, वो भी क्लियर हुआ। बट टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो इधर हूँ, उधर गया है। कहने की बात यह है कि 2017 से लेके आज 2025 तक इन 8 सालों में मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस की जर्नी देखी है। और इस जर्नी में पेपर सेटर ने किस किस तरीके से, कब कब, कौन कौन सी लैंग्वेज में, किस किस एग्जामिनेशन में कैसे कैसे चेंजेस किए हैं, इन चीजों को मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। आज भी मैं जब एग्जामिनेशन देने जाता हूं तो सिर्फ इस चीज के लिए जाता हूं कि एग्जामिनर किस तरीके के कॉन्सेप्ट और किस तरीके की लैंग्वेज यूज करके आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और अगली बार उस चीज की वजह से आप परेशान ना हो, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ इस एजेंडे के साथ मैं आज भी पेपर देखता हूं, उनका एनालिसिस कर, है ना। तो यहां पर ये सेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के काम की है। मजे से सारी की सारी चीजें अटेंड करना। जिन लोगों को पजल के बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा सा उसके वेटेज के बारे में बता दूं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस में ये पजल्स पूछे जाते हैं। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। उसके साथ साथ एसबीआई एसओ, आईबीपीएस एसओ, आरआरबी स्केल 2 ऑफिसर। ठीक, इसके अलावा बाकी ये एग्जामिनेशंस में पजल पूछे जाते हैं। बैंक और इंश्योरेंस के जिन जिन एग्जामिनेशन में पजल पूछा जाता है, A to Z सारे एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% वेटेज पजल का है, मिनिमम 50%। एक बार मैं आपको वेटेज ही दिखा देता हूं। ये है पजल्स का वेटेज। आरआरबीपीओ प्रीलिम्स में 40 मार्क की रीजनिंग आती है, 25 से 30 मार्क का वेटेज पजल है। 40 में से 25-30 मार्क सिर्फ पजल्स। आरआरबी क्लर्क 40 मार्क की रीजनिंग आती है, 15 से 20 मार्क सिर्फ पजल्स। आईबीपीएस पीओ 35 मार्क की रीजनिंग आती है, 20 से 25 मार्क सिर्फ पजल्स। आईबीपीएस क्लर्क 35 मार्क की रीजनिंग आती है, 15 से 20 मार्क सिर्फ पजल्स। एसबीआई पीओ इस साल से 30 मार्क का आने लगा है, वरना 35 मार्क का आता था, उसमें से 20 मार्क के आसपास सिर्फ पजल्स ही आएंगी। एसबीआई क्लर्क 35 मार्क में से 15 से 20 मार्क के सिर्फ पजल्स। मेंस के भी वेटेजेस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो मिनिमम 50% वेटेज पजल का है ही है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। तो पजल का वेटेज अगर इतना ज्यादा है तो पजल को एकदम अच्छे से समझना बनता है। और इस सेशन से पजल की हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक कंडीशन जो आप बरसों से समझने की इच्छा रखते थे, वो सारी की सारी आज आपको इस सेशन में मिलने वाली है। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया है मैंने इस सेशन में। मैंने लीनियर अरेंजमेंट के सारे टाइप्स, उनमें क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन से स्टेटमेंट को किस किस तरीके से घुमाया जा सकता है, लीनियर अरेंजमेंट में डिस्कस किया है। सेम सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर फ्लोर, फिर स्केड्यूलिंग, फ्लैट 4 एंड फिर मेंस लेवल, ऐसे सारी की सारी चीजें यहां पर मैंने डिस्कस। एक्चुअली मेरी एक इच्छा थी कि इस सेशन में मैं आपको हर एक टाइप की, हर एक एग्जामिनेशन के लेवल की, क्लर्क प्री पीओ प्री, क्लर्क मेंस, पीओ मेंस, ऐसे हर एक टाइप की पजल मैं आपसे सॉल्व इसी सेशन में करवा दूं। बट यही सेशन तकरीबन 12 घंटे के आसपास चला गया है। अगर मैं वो और करता तो ये सेशन 24-25 घंटे का हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें कंडीशंस रिवाइज करा देता हूँ, कंडीशंस आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए अलग से कुछ प्लानिंग में कर लूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की गई है। एंजॉय करना इस सेशन को, और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर भी आपको लगे यार इस सेशन में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, जहां जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना इस सेशन में आपको क्या समझ, जरूर बताना। ठीक, मेरे साथ अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो अपने सिलेक्शन तक, है ना, तो आप रीजनिंग बाय सचिन सर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग बाय सचिन सर, ये टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी चीजें और इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूं। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। और इसके अलावा रोज शाम को 7 बजे यूट्यूब पर ही
रोज शाम को 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे बेसिकली, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लासेस लेता हूं। तो वो प्रैक्टिस क्लासेस आप अटेंड कर लो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत रीजनिंग में परेशानी नहीं आएगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जो लोगों ने सिलेक्शन लिया है वो लोग कहते हैं, है ना। तो यहां पर अगर आप रीजनिंग को एकदम बेसिक से, पजल्स को एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो ये दी बेस्ट बैच है। इनकेस बैच से आप पढ़ना चाहते हो, है ना, मतलब आपको ये भी चाहिए क्या, थ्योरी भी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी चाहिए, तो अनंत रीजनिंग बेस्ट बैच है। सिर्फ और सिर्फ पजल्स के 80 से ज़्यादा लेक्चर है, 80-90 लेक्चर सिर्फ पजल पढ़ाई है, सिर्फ पजल्स, है ना। तो यहाँ पर ये बैंक महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बैंक महापैक जिनके भी पास है 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, जितनी भी बैचेस आती है सारी बैंक महापैक के अंदर अवेलेबल होती है। जिनके पास बैंक महापैक है उनके लिए अनंत रीजनिंग बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये जस्ट उनके लिए बता दिया मैंने जिनको इनके बैच से पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। बाकी अपना ये सेशन एंजॉय करना, आप बिना रुके बिना थके एंजॉय करना, और इस सेशन की लिंक सेव करके रखना। जब भी आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे भी आपको लगता है जो पार्ट रिवाइज करना चाहिए वहां से रिवीजन शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए अभी अपने पहले टॉपिक लीनियर अरेंजमेंट से शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक लीनियर अरेंजमेंट। तो शुरुआत हम लीनियर अरेंजमेंट से करेंगे। अगर हमें ऐसा सिनारियो मिलता है, 8 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं और सारे के सारे उत्तर दिशा में देखते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हम सिनारियो कैसे बनाएंगे? 8 लोगों के बैठने के लिए 8 प्लेसेस बना देंगे, और ये नंबर्स देने के, हमें ये नंबर्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं देने। ये नंबर्स अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आसान, इंटरेस्टिंग और आपको चीजें समझ में आए, यहां पर मैं सिस्टमैटिकली चीजें नोट डाउन कर सकूं, इसीलिए मैंने ये नंबर्स दिए हैं। एग्जामिनेशन में ये नंबर्स हम लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक। तो ये लीनियर अरेंजमेंट, सारे के सारे लोग नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं। मतलब पिक्चर क्या बनेगा सर, यहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर कोई भी इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट कहां जा रहा है, यह हमें समझ में आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम वही चीज समझने की कोशिश करते हैं। अगर सारे के सारे लोगों ने नॉर्थ डायरेक्शन में देखा हुआ है तो सबका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा? तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई इंसान नॉर्थ में फेस करता है, अगर मेरा फेस नॉर्थ में है तो ये मेरा राइट साइड इधर चला जाएगा और मेरा लेफ्ट साइड इधर, ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट होगा, ठीक। तो ये अगर किसी ने नॉर्थ में फेस किया है तो ये उसकी राइट साइड होगी और ये उसकी लेफ्ट साइड होगी। तो बस यही वाला सीन इधर हमने कंसीडर कर लिया। इस साइड में उसकी राइट डायरेक्शन है और इस साइड में उसकी लेफ्ट डायरेक्शन है, ठीक। अब राइट और लेफ्ट क्लियर हो गए, तो आगे 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर हमें बताया जाएगा कि इस लाइन में कोई एक फलाना इंसान है जो एंड पर बैठा है, तो हम किस पोजीशन को एंड बोलेंगे? कौन से पोजीशन को एंड बोलेंगे? हिंदी में एंड को कहा जाता है छोर, हिंदी में एंड को कहा जाएगा छोर। अब ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि इस लाइन की ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये एंडिंग पोजीशन है, बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। एंड का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, छोर का मतलब क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल के अगर मैं आपको एंड पूछूं तो ये भी इस पेंसिल का एंड यानी कि छोर है, और ये भी इस पेंसिल का एंड यानी कि छोर है। तो एंड या फिर छोर का मतलब क्या होता है सर? एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो अगर हमें यहां पर बोला गया है कि यार कोई एक इंसान एंड पर बैठा है, तो वो कौन कौन सी जगह पर बैठ सकता है? वो एंड इधर भी बैठ सकता है, टना 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 ऐसे, या फिर वो एंड इधर भी बैठ सकता है। तो एंड 2 पोजीशंस मिल गई सर हमें, पहली पोजीशन भी एंड है और 8वीं पोजीशन भी एंड है। पर अगर हमें स्पेसिफिकली पूछा जाए कि राइट एंड कौन सा है, इस में अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाए राइट एंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा राइट एंड, है ना। 8 नंबर की पोजीशन हो जाएगी राइट एंड और ये 1 नंबर की पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट एंड, दाया और बाया छोर, है ना। तो स्पेसिफिकली अगर पूछा जाएगा तो हमें ऐसे आंसर करने होंगे। राइट एंड कौन सा हो गया? राइट एंड हो गया पोजीशन नंबर 8। लेफ्ट एंड कौन सा हो गया? लेफ्ट एंड हो गया पोजीशन नंबर 1, ठीक।
तो ये लेफ्ट राइट एंड, राइट एंड, लेफ्ट एंड, तीनों चारों चीजें क्लियर है। लेफ्ट राइट क्लियर होना चाहिए, एंड का मतलब क्लियर होना चाहिए, राइट एंड का मतलब, लेफ्ट एंड का मतलब, चार चीजें कंसिडर कर ली। अब क्या करते हैं, इसे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम मान लेते हैं कि ए इस एक पर्टिकुलर जगह पर बैठा हुआ है, हम मान लेते हैं, ठीक। और साथ ही साथ में यह भी मान लेते हैं ए का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ में है। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक हम आगे के सारे कंडीशंस के लिए सारे सब लोगों की फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ में ही मानेंगे। हमारा अजम्पशन अभी क्या है, सारे नॉर्थ में देख रहे हैं। जब तक मैं ना बताऊं तब तक हम ये अजम्पशन छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो अब देखो, तो ए अगर नॉर्थ में देख रहा है तो उसका राइट लेफ्ट हमें पता है। अब दो तरीके की कंडीशंस आती है, उन दो तरीके की कंडीशंस को समझते हैं। पहली है बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, बी ए के दाएं में बैठा है। अब राइट में बैठा है, ए के राइट में ये भी जगह है, ये भी 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 है। ए के राइट में एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन पर भी बैठा है, क्लियर हुआ क्या सर? नहीं। जब हमें सिर्फ इतना बोला जाएगा कि बी ए के राइट में बैठा है, सिर्फ इतना बोला जाएगा। जब हमें सिर्फ इतना बोला जाएगा कि बी ए के राइट में बैठा हुआ है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा सर हमें? हाँ, तो राइट का मतलब कौन सी राइट की पोजीशन, ये क्लियर नहीं होता है। राइट की एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन, ये हमें क्लियर नहीं होगा सर। तो बी इधर भी बैठ सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी कौन कौन से पोजीशन पर बैठ सकता था? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे बैठ सकता था। मैंने इधर क्या लिखे हैं? मैंने इधर बी के पॉसिबल पोजीशंस लिखे हैं। ये मैंने क्या लिखे हैं? बी के पॉसिबल पोजीशंस। बी कहां कहां पर बैठ सकता था? बी कहां कहां पर बैठ सकता था? इस कंडीशन के हिसाब से राइट में बी इधर आ सकता था, इधर आ सकता था, इधर आ सकता था, इधर आ सकता था, इधर भी और इधर भी आ सकता था। कंफर्म नहीं था, बट अगली लाइन में कंफर्म हो गया। अगली लाइन में क्या कहा? इमीडिएट राइट। सी कहां बैठा है? बी के ए के इमीडिएट राइट में। इमीडिएट राइट मतलब तुरंत राइट, ठीक दाएं, ठीक दाएं। तो सी कहां पर बैठा हुआ है? ए के तुरंत राइट में। अब ए का तुरंत राइट मतलब सी कहां पर बैठ जाएगा सर? सी यहां पर बैठ जाएगा। ए का तुरंत राइट, क्लियर हो गया? ए के तुरंत राइट में सी बैठ रहा था, तो सी कहां पर आना चाहिए था? सी पोजीशन नंबर 3 पर आना चाहिए था। सी कहां पर आना चाहिए था? पोजीशन नंबर 3 पर आना चाहिए था। ओके, तो पोजीशन नंबर 3 पर हमने सी को कंसीडर कर लिया। ओके, तो इस कंडीशन के हिसाब से सी की एक ही पोजीशन होगी, और वो कौन सी होगी? पोजीशन नंबर 3। ठीक, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सी की एक ही पोजीशन, पोजीशन नंबर 3। तो क्या आपको राइट में और इमीडिएट राइट में डिफरेंस क्लियर हो गया? राइट मतलब राइट वाली कोई सी भी पोजीशन, कोई सी भी। इमीडिएट राइट मतलब तुरंत राइट वाली। अगर ये क्लियर हो गया है तो अब लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट, सर खेल वही है। बी ए के लेफ्ट में बैठता है, सर बात वही है ना। ए के कौन से लेफ्ट में बी बैठा हुआ है क्लियर नहीं है, तो ए की लेफ्ट में बी कहीं पर भी आ सकता है। ए की लेफ्ट में जितनी भी जगह अवेलेबल है उन सारी की सारी जगह पर बी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 6 तक बी कहीं पे भी आ सकता था। इसके मुताबिक बी 1 से लेकर 6 तक कहीं पे भी आ सकता था। 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5 या 6, इनमें से किसी भी पोजीशन पर आ सकता था। बाएं बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, मतलब बाएं की तरफ कोई भी जगह। और अगर इमीडिएट वर्ड आ गया, इमीडिएट लेफ्ट। सी ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। सी कहां बैठा है? ए के इमीडिएट लेफ्ट में। ए का इमीडिएट लेफ्ट मतलब पोजीशन नंबर 6। ए का इमीडिएट लेफ्ट मतलब पोजीशन नंबर 6। छठी पोजीशन पर कौन आना चाहिए था? सी आना चाहिए था। तो इमीडिएट लेफ्ट की वजह से क्या हो गया? सी का पोजीशन कंफर्म हो गया। सी कंफर्म 6 पोजीशन पर आना चाहिए। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूं? है ना? मैं
इस कंडीशन के मुताबिक भी कौन कौन सी जगह पर आ सकती है वो लिख रहा हूं, है ना। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी हम कहां कहां ले सकते थे, बी के पॉसिबल पोजीशंस लिखे हैं। इसमें C6 लिखा है, इसका मतलब इस जानकारी के मुताबिक C कंफर्म पोजीशन नंबर 6 पे आएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं और इसीलिए ये नंबर्स मैंने यहां पर दिए हुए हैं। आई होप ये जो मैं कलाकारी कर रहा हूं ये इस कलाकारी सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये नंबर्स क्लियर है सबको, अभी तक जो भी चीजें आगे हम लेके जा रहे हैं, ठीक। चलो अगर ये क्लियर हो गया है तो अब यहां पर थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब ये कंडीशन क्या बोल रही है, बी ए के राइट में बैठा हुआ है, ये तो कांस्टेंट है, पर कौन से राइट में, तीसरी राइट में। बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, राइट में तीसरी पोजीशन। ए के राइट में पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। ए का पहला, दूसरा, तीसरा राइट। बी ए के तीसरे राइट में है, मतलब कहां पर आ गया, पांचवी पोजीशन पर आ गया। तीसरी राइट में है मतलब कौन से पोजीशन पर आ गया सर, वो पांचवी पोजीशन पर आ गया। बी आ गया पांचवी पोजीशन पर, ठीक। ओके, अब इस कंडीशन के मुताबिक सी कहां पर आएगा, सी चौथे राइट में बैठा है ए के। सी कहां बैठा है, ए के चौथे राइट में बैठा हुआ है, तो ए का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ये हो गया चौथा राइट। तो इस कंडीशन के मुताबिक सी कौन सी पोजीशन पर आ गया, सी आ गया पोजीशन नंबर 6 पे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, है ना। हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके नहीं देख रहे हैं, है ना। मतलब इधर किसी के दिमाग में अगर इधर ये आ गया होगा तो थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल देना, सर इधर तो सी कंफर्म पोजीशन नंबर 6 पे आएगा ना, इधर सी कंफर्म पोजीशन नंबर 6 पे आएगा, फिर भी 6 पे नहीं आएगा, 1 से 5 तक ही आना चाहिए, है ना। अगर ऐसा किसी का दिमाग चल रहा है तो थोड़ी देर रुकना, मैंने इस स्टेटमेंट को इसके साथ कंबाइन नहीं किया, ये वाली जानकारी मैं इस जानकारी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा हूं, अभी हम इंडिविजुअली देख रहे हैं। अभी हम बस हर एक लाइन का क्या मतलब होता है ये देख रहे हैं, जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कंबाइंड इंफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब तक सिर्फ मेरे साथ रहना और हर एक स्टेटमेंट को एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह ही सोचना, ठीक। चलो, तो यहां पर बी कहां पर आएगा, 5 पे, और सी कहां पर आएगा, 6 पे। अब जैसा राइट हो गया वैसा लेफ्ट के बारे में देख लेते हैं। इधर क्या बोला था, थर्ड टू द लेफ्ट। कौन थर्ड टू द लेफ्ट, बी ए के तीसरे लेफ्ट में है, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए की लेफ्ट में तीसरी पोजीशन पर बी, ए की लेफ्ट में पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, और ये हो गई तीसरी पोजीशन। तो ए की लेफ्ट में तीसरी पोजीशन पर कौन आ गया, बी आ गया। तो बी कौन सी पोजीशन पर आ गया, बी आ गया चौथी पोजीशन पे। बी कौन सी पोजीशन पर आ गया, बी आ गया चौथी पोजीशन पे। सी के बारे में बोला है चौथा लेफ्ट, सी कहां है, ए के चौथे लेफ्ट में है। तो ए का चौथा लेफ्ट, ए का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट। ए का चौथा लेफ्ट सी होना चाहिए था, तो सी कौन सी पोजीशन पर आ गया, सी आ गया पोजीशन नंबर 3 पर। सारी चीजें क्लियर है। अभी तक जो भी कंडीशंस मैं डिस्कस कर रहा हूं बहुत आराम से और बहुत प्यार से हम लोग कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर पूरा ध्यान देना, ठीक। सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। केवल 2 लोग ए और बी के बीच में बैठते हैं। अब ये कंडीशन जरा पढ़ना, बोला क्या है, केवल 2 लोग ए और बी के बीच में बैठते हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा सा सोचो, क्या इसमें हमें कोई भी डायरेक्शन बताई है, राइट साइड में 2 छोड़कर बैठा है या लेफ्ट साइड में 2 छोड़कर बैठा है, कुछ भी बताया है कि इसमें से, कुछ भी नहीं। डायरेक्शन के बारे में हमें बताया ही नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी कि इसमें 2 का गैप है, 3 का गैप है, 1 का गैप है, 4 का गैप है, जब कभी भी कंडीशन गैप के बारे में बता रही होगी और उसमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी चीज कंफर्म नहीं होगी, लेफ्ट में है, राइट में है, तो हम क्या करेंगे,
हम दोनों साइड में कंसिडर करेंगे, हम लेफ्ट में भी कंसिडर करेंगे, हम राइट में भी कंसिडर करेंगे। तो ए और बी के बीच में कितना गैप था? 2 का गैप था। तो ए और बी के बीच में अगर 2 का गैप है, ए की लेफ्ट में 1 और 2 छोड़कर बी के लिए जगह है क्या मेरे पास? नहीं ना सर, ए की लेफ्ट में 2 छोड़कर बी लेने के लिए जगह ही नहीं थी। इसका मतलब लेफ्ट साइड में भी जा नहीं सकता था, लेफ्ट साइड में भी जा नहीं सकता था। तो ए के राइट में 2 छोड़कर मैंने किसको ले लिया सर? ए के राइट में 2 छोड़कर मैंने बी को ले लिया। ए के राइट में 2 छोड़कर मैंने बी को ले लिया। अब इधर लेफ्ट में जगह मिली नहीं, पर मैंने चेक किया और ये करना था। तो बी कहां पर आ सकता है सर? इस कंडीशन के मुताबिक बी आएगा पोजीशन नंबर 5 पे। इस कंडीशन के मुताबिक बी आएगा पोजीशन नंबर 5 पे। क्लियर हो गया? तो क्या है इसका? जब भी कंडीशन में हमें सिर्फ गैप बताया जाएगा, 2 का गैप है, 3 का गैप है, 4 का गैप है, और उस कंडीशन में हमें उस गैप की डायरेक्शन नहीं पता होगी, लेफ्ट की तरफ वो गैप छोड़कर है या राइट की तरफ, तो हम दोनों साइड में कंसीडर करेंगे। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो अगला जरा देखना, इसको समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करना। बी कौन से नंबर की पोजीशन पर आएगा, आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो। सब लोग, केवल 2 लोग ए और बी के बीच में बैठे हैं, सेम कंडीशन है, बस ए की पोजीशन चेंज हो गई है। कंडीशन सेम है सर, कंडीशन एकदम सेम है, बस क्या हुआ है, ए की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक, तो इस केस में ए 2 नंबर की पोजीशन पर था, अब मैंने ए को 5 पे भेज दिया। केवल 2 लोग ए और बी के बीच में बैठते हैं, इसका मतलब 1 और 2 छोड़कर बी मैं इधर लेफ्ट में ले सकता हूं, है ना? 2 छोड़कर बी को मैं लेफ्ट में ले सकता हूं, या फिर 1 और 2 छोड़कर मैं बी को राइट में भी ले सकता हूं। क्या हमने देखा था, जब कभी भी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ गैप बताया जाए, जब कभी भी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ गैप बताया जाए, राइट और लेफ्ट क्लियर ना हो, तब हमें क्या करने का है दद्दा? हमें दोनों साइड पे चेक करने का है। लेफ्ट में भी चेक करो, राइट में भी चेक करो। कब? जब गैप पता नहीं है। तो इस वाले केस में लेफ्ट में हमें जगह मिल नहीं रही थी बी की, इसीलिए हमने लेफ्ट वाला किस्सा छोड़ दिया। पर इसमें हमें लेफ्ट में भी जगह मिली, राइट में भी जगह मिली। अब हो गया कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन हो गया? हमें नहीं पता बी कहां पर आएगा, हमें नहीं पता बी कहां पर आएगा। कंडीशन के मुताबिक बी दूसरे नंबर की पोजीशन पर भी आ सकता था और 8वें नंबर के पोजीशन भी आ सकता था। इस कंडीशन के मुताबिक बी 2 पे भी ले सकते हैं या 8 पे भी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? बी को 2 पे भी लो या 8 पे, कहां पे ले सकते हैं वहां पे ले लो। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया, कैसे डील करना है? अगर समझ में आया है तो अगली लाइन पर जरा फोकस करना। अब यहां पर 3 प्लेसेस अवे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 स्थान दूर, 3 प्लेसेस अवे मतलब 3 स्थान दूर। तो बी ए से 3 प्लेसेस की दूरी पर है। अगर मैं बोलता 1 प्लेस की दूरी पर है तो बी कहां पर होता? 1 प्लेस की दूरी पर बोलता अगर मैं, तो बी यहां पर होता, 1 प्लेस की दूरी पर होता। ए 1 प्लेस की दूरी, 2 प्लेस की दूरी बोलता तो बी यहां पर होता, 2 प्लेस की दूरी, 1 प्लेस की दूरी, 2 प्लेस की दूरी। अगर 3 प्लेस की दूरी बोलता तो भी यहां पर होता, 3 प्लेस की दूरी। 1 प्लेस की दूरी, 2 प्लेस की दूरी, 3 प्लेस की दूरी। एक बात समझ में आई क्या आपको? जितने भी प्लेसेस अवे बोला जा रहा है उससे 1 कम का गैप आ रहा है। कि ये बात आपको समझ में आ गई? 1 प्लेस की दूरी बोली गई थी, गैप 0 का आया था। 2 प्लेस की दूरी बोली गई थी, गैप 1 का आया था ए और बी के बीच में। इधर 3 प्लेस की दूरी बोली गई थी, गैप 2 का आया था। ठीक, जितने भी प्लेस दूर बोला जाए उससे 1 कम का गैप कंसीडर करेंगे। जितने भी प्लेस दूर बोला जाए उससे 1 कम गैप कंसीडर करेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर बोला जाएगा n स्थान की दूरी या n प्लेस की दूरी, n प्लेसेस अवे, अगर ऐसा बोला जाएगा तो क्या मतलब होगा इसका? उनके बीच में गैप कितने का आएगा?
जितने भी प्लेसेस दूर बोला गया है उससे एक कम का गैप आएगा। जितने भी प्लेसेस दूर बोला गया है उससे एक कम का गैप आएगा।